तो देखो मध्यकाल में झारखंड, यहाँ से जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वही हम लोग पढ़ेंगे। अंदर घुस के पढ़ने वाले हैं नहीं। तो जितना दिमाग में ये रखो कि जो एग्जाम में आया हुआ है और जो आने वाला है, वही सब फैक्ट हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं, वही हम लोग फैक्ट समझने वाले हैं। तो सबसे पहले समझिए कि आपका मध्यकाल में झारखंड, तो पूर्व मध्यकाल में हम लोग झारखंड में दो चीज पढ़ेंगे। एक हर्षवर्धन का काल जहाँ खत्म होता है, हर्षवर्धन को उत्तर भारत का अंतिम हिंदू शासक कहा जाता है। और दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो वहां के बीच में जो टेन्योर था, जो समय काल था, उसके बीच को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। तो वहां से जो फैक्ट बनता है वो सब लोग जानेंगे पहले। तो सबसे पहले समझिए कि यहाँ उल्लेख किया गया महामाया मंदिर। महामाया मंदिर है कहाँ? गुमला में। गुमला जिला कब बना? 1983 में। गुमला में 5 जल प्रपात है। कौन कौन? हेपाद है, प्रेमाघाट है, शेरका है, नागफेनी है और सदनी घाट जलप्रपात है। सदनी घाट सख नदी में है। तो ये 5 जल प्रपात है। कहाँ पे? गुमला में। अब गुमला में कुछ कुछ और मंदिर है। कौन कौन मंदिर होता? टांगीनाथ मंदिर है और अंजनी धाम। अंजनी धाम को भगवान हनुमान जी का जन्मस्थली कहा जाता है और उनकी माता का नाम क्या था? अंजनी। इसलिए उस ग्राम का क्या नाम पड़ा? अंजनी ग्राम। तो यहाँ समझिए कि महामाया मंदिर है। महामाया मंदिर है कहाँ पे? हापामुनि गांव। कहाँ? गुमला में। महामाया मंदिर कहाँ पे है? गुमला में। और गुमला का हापामुनि गांव में। देखो यहाँ पे जो है हापामुनि गांव में इस मंदिर का निर्माण करवाया था गजघंट राय। कौन? गजघंट राय 908 ईस्वी में। दिमाग में घुसा लो कि हापामुनि जो महामाया जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण गजघंट राय ने 908 में किया था। और किसके हाथों करवाया था उद्घाटन? द्विज हरिनाथ ये स्टार्ट किया था। ठीक है। अब यहाँ आप लोग फंसेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो विष्णु की प्रतिमा है, इसको स्थापित कौन किया था? शिवदास कर्ण। और इसका पुरोहित का नाम क्या था? सियानाथ देव। कौन था जी? सियानाथ देव था। तो समझिए दो यहाँ फैक्ट बनेगा जो ध्यान से आपको समझना है कि महामाया मंदिर जो कि आपका कहाँ पे है? हापामुनि गांव में है। हापामुनि गांव में है। और इसका जो है निर्माण कौन करवाया? गजघंट राय करवाया 908 में। और इनके पुरोहित का नाम क्या था? द्विज हरिनाथ। क्या था जी? द्विज हरिनाथ। और बाद में कुछ वर्षों के बाद में यहाँ पे विष्णु की प्रतिमा स्थापित कौन किया? शिवदास कर्ण। इसको याद करने का सिंपल तरीका है, विष्णु भगवान विष्णु भी है और भगवान शिव भी है। देखिए इनका नाम क्या है? शिव नाम है कि नहीं? तो भगवान विष्णु की प्रतिमा कौन स्थापित किया? भगवान शिव कर दिया। तो विष्णु की प्रतिमा कौन करेगा? शिवदास कर्ण करेगा। और इसके पुरोहित का नाम क्या था? सियानाथ देव। क्या नाम था? सियानाथ देव नाम का। अब देखिए यहाँ पे हापामुनि गांव, यहाँ पे इसलिए आपको लिख दिया है अंजनी ग्राम या अंजन नाम। यहाँ पे जो है हनुमान जी का जन्म स्थली है और इनकी माता का नाम क्या था? अंजनी नाम था। नहीं बोला अंजनी पुत्र। तो इनकी माता का नाम क्या था? अंजनी था। और ये भी कहाँ पे है? गुमला में। अगला देखिए फैक्ट कि अगर टंगीनाथ मंदिर, टंगीनाथ मंदिर कहाँ पे? टांगीनाथ मंदिर कहाँ पे है? ये भी आपका गुमला में है। और टांगीनाथ जो है किसका प्रतीक है? पाशुपत संप्रदाय का। और टांगी जो है या टांगी बोलते हैं, सब फरसा था किनका? परशुराम का हाथ में हमेशा क्या होता था? एक फरसा, जिसको हम लोग देहात में या खोटा भाषा में या फिर नागपुरी भाषा में क्या बोलते हैं? टांगी बोलते हैं। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? टांगीनाथ मंदिर। किसको इंडिकेट करता है? पाशुपत संप्रदाय को। अगला देखिए कि छिन्न मस्तिका मंदिर। अब समझिए कि छिन्न मस्तिका मंदिर है कहाँ? रजरप्पा में। रजरप्पा कौन जिला में पड़ेगा? रामगढ़ में। रामगढ़ का जिला कब बना? 12 सितंबर 2007 को बना। और रजरप्पा में एक छोटा सा हैंगिंग घाटी का बनता है, हैंगिंग वैली बनता है, एक जलप्रपात बनता है छोटा सा। क्यों बनता है? क्योंकि वहीं पे कौन नदी किस में गिरती है? भैरवी नदी दामोदर में गिरती है। ना कि उल्टा बोलिएगा आप लोग दामोदर भैरवी में गिरती, नहीं, भैरवी नदी किस में गिरती है? दामोदर में गिरती है। और भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। कौन? छिन्नमस्तिका मंदिर। पूरे झारखंड में 2 आपका शक्तिपीठ है। कहाँ? एक आपका कहाँ है? बैद्यनाथ का शिव मंदिर, वो शक्तिपीठ भी है और ज्योतिर्लिंग भी है। और दूसरा जो आपका छिन्नमस्तिका मंदिर क्या है? शक्तिपीठ है। तो आपका 51 शक्तिपीठों में से झारखंड में कितना शक्तिपीठ है? 2 शक्तिपीठ है। अब समझिए कि छिन्नमस्तिका इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ माँ काली का मस्तक नहीं है। मस्तक क्या? मस्तक विहीन है, मस्तक छिन्न है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? छिन्नमस्तिका मंदिर बना। और प्राचीन काल में इसका नाम वन दुर्गा था। क्या नाम था जी? वन दुर्गा। कभी क्वेश्चन आपका ये आ गया कि किस मंदिर को वन दुर्गा मंदिर कहा था, क्या मानेगा आप लोग? तो छिन्नमस्तिका मंदिर क्या बोलते हैं?
वन दुर्गा मंदिर कहलाता है। अब यहाँ देखिए बौद्ध ब्रज योगिनी, तो समझिए बौद्ध धर्म की एक शाखा है ब्रज योगिनी शाखा, उससे भी रिलेटेड होता है किसका, छिन्नमस्तिका मंदिर का। और ये कामाख्या शिल्प कला, कामाख्या मंदिर है कहाँ पे, असम में है। तो जो कामाख्या का जो मंदिर बना है जो असम में है, तो जो प्रतिमा वहां बनाया गया है, जिस डिजाइन से बनाया गया, उसी शिल्प कला से इसी मंदिर का निर्माण किया गया। कौन मंदिर का, छिन्नमस्तिका मंदिर का। तो ये आपको फैक्ट क्लियर हो गया। अब देखिए इटखोरी, इटखोरी है कहाँ, चतरा में। यहाँ एक क्वेश्चन हमेशा बनता है कि इटखोरी महोत्सव का शुरुआत कब किया गया, 2015 में। ये हमारे राज्य का राजकीय महोत्सव है, याद रखिएगा। इसका शुरुआत कब हुआ, 2015 में हुआ। और यहाँ पे 1000 छोटे छोटे शिव मंदिर, शिव लिंग है। कभी क्वेश्चन ये आ गया कि किस मंदिर के प्रांगण में या कहाँ पे 1008 छोटे छोटे शिवलिंग कहाँ होगा, तो इटखोरी में। इटखोरी कहाँ पे है, चतरा में। चतरा जिला कब बना, 1991 में। टेंशन में कहा है भाई, दिमाग लगा एकदम चीप है एकदम यार, टेंशन नहीं लेना, खुश रहो भाई एकदम। दोनों बहन तुम लोग एकदम बैठ के एकदम टेंशन में आ गई। तो इटखोरी महोत्सव कहाँ पे है, कब शुरू हुआ, 2015 में। इटखोरी कहाँ पे है, चतरा में। 1008 छोटे छोटे शिवलिंग कहाँ पे है, इटखोरी में। आपका चतरा जिला कब बना, 1991 में। बोकारो, गढ़वा और चतरा 3 जिला बना है, 1991 में बना। अब देखिए यहाँ पे कोटेश्वर, क्या है कोटेश्वर लिखा है, कोटेश्वर नाथ का मंदिर, जिसे क्या बोलते हैं, मनुति स्तूपी कहा जाता है। ये कहाँ पे है, इटखोरी में ही है। अब यहाँ पे आ जाओ बाबू लोग अगला, कि आपका मध्यकाल में झारखंड किस तरह आगे बढ़ता है। झारखंड में मध्यकाल में सबसे पहले समझिए कि 1206 में बख्तियार खिलजी जो है यहाँ पे बंगाल जाने, पहले समझिए हम लोग किसके पहले अंडर थे, बंगाल के अंडर थे। तो कोई भी आदमी दिल्ली से आएगा बंगाल, तो पहले झारखंड होकर गुजरेगा, तो ना बंगाल जाएगा। जैसे कि आपका ये एरिया समझिए कि आपका अब यहाँ पे झारखंड है, तो सॉरी यहाँ झारखंड, यहाँ पे क्या है बंगाल और दिल्ली यहाँ पे। तो कैसे जाएगा, तो जाएगा कि नहीं, क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा। तो जो भी आदमी दिल्ली से जाएगा तो कैसे जाएगा, अब तो प्लेन उस वक्त तो था नहीं और आपका ट्रेन भी नहीं था, तो जो भी कंडीशन जाएगा उस मार्ग से जाएगा, तो इसी तरह गुजरेगा। तो आपका जो है 1206 में कौन, बख्तियार खिलजी नादिया जाते के समय या वहां पे आक्रमण करने के समय यहाँ से गुजरा। कब गुजरा, 1206 में। कौन गुजरा, बख्तियार खिलजी। और किस क्रम में गुजरा, तो आपका नादिया जाने क्रम, जो पश्चिम बंगाल में है। और इस वक्त वहां पे जो था सेन वंश का शासक था, किसका था, सेन वंश का। और वो जो सेन वंश था उसमें राजा कौन था, वहां का लक्ष्मण सेन। अब बताइए सेन वंश का संस्थापक कौन है, स्थापना सेन वंश का कौन किया है, बताइए, सामंत सेन। कौन किया जी, सेन वंश का संस्थापक कौन है, सामंत सेन है। और इसकी राजधानी कहाँ थी, लखनऊ थी। कहाँ, लखनऊ थी। तो याद कर लीजिएगा कि सेन वंश का संस्थापक कौन है, सामंत सेन है। राजधानी कहाँ है, लखनऊ है। लेकिन जब 1206 में बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया नादिया जाने के क्रम में, नादिया में पश्चिम बंगाल में, तो क्या है उस वक्त सेन वंश का कौन था, लक्ष्मण सेन था। कौन था, लक्ष्मण सेन था। अब देखिए 1310 में क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी, कौन, अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठता है दिल्ली सल्तनत का। और वहां पे क्या होता है कि छज्जू मलिक इसका जो है सेनापति जो है यहाँ पे आक्रमण करता है। और उसमें कौन आ रहा था, नाग वंश का शासन यहाँ पे चलता है। कहाँ पे, झारखंड में। तो याद कीजिएगा, आप लोग जानिएगा कि 1310 में क्या हो गया, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण के सेनापति कौन, छज्जू मलिक ने आक्रमण किया। और कहां पे आक्रमण किया, नाग वंश में आक्रमण किया। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी का एक और सेनापति था, कौन, मलिक काफूर। अब मलिक काफूर जब दक्षिण भारत में आक्रमण कर रहा था तो झारखंड को रोनते हुए चला गया, मतलब झारखंड में आक्रमण करते हुए भी गया था। कहाँ, दक्षिण भारत। याद रखिएगा कि इसका 2 सेनापति था, एक छज्जू मलिक जो आक्रमण किया 1310 में, कहाँ पे, नाग वंश के सब किए था। और दूसरा जो है मलिक काफूर जो इसका सेनापति था, दक्षिण भारत जब का अभियान जब चला रहा था तो झारखंड से होकर गुजरा था। तो ये आपका इंपोर्टेंट फैक्ट था। अब अगला देखिए कि मोहम्मद बिन तुगलक, आपको याद होगा कि पहले कौन वंश आया दिल्ली में, गुलाम वंश। फिर कौन आया, खिलजी वंश आया। फिर कौन आया, तुगलक वंश आया। फिर कौन आया, सैयद आया। और लास्ट में लोधी आया। इसका ट्रिक क्या होता है, गु खेतु से लो। क्या होता है जी, गु खेतु से लो। तो देखिए गु से क्या हो जाएगा, गुलाम। खे से क्या होगा, खिलजी। तू से क्या होगा, तुगलक। से क्या होगा, सैयद। लो से क्या होगा, लोधी। तो यहाँ देखो हम लोग क्या पढ़े, अभी खिलजी वंश के बारे में पढ़े हैं। अब आ जाओ आगे तुगलक वंश के बारे में जानेंगे। देखिए तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तुगलक वंश का संस्थापक
गयासुद्दीन तुगलक, है कि नहीं। अब देखिए कि यहाँ पे क्या होता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जब होता है आक्रमण करता है, उसका सेनापति का नाम क्या था? मलिक बया। अब जो आपको फैक्ट मिलेगा एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सब फैक्ट में फंसिएगा, मैंने अब मिसिंग होगा, अब यहाँ यहाँ आपका दिमाग चलेगा, कभी इसका आंसर यहाँ मारिएगा, कभी इसका आंसर वहां मारिएगा। तो ध्यान से समझिए आप लोग कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है आक्रमण करता है, इसका सेनापति कौन था? मलिक बया। मोहम्मद बिन तुगलक का पीरियड कब से कब तक था? 1325 से लेके 51 तक, या बोल सकते 1326 से लेके 51 तक, ये आपका इसका बेसिकली पीरियड था। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसका सेनापति नाम क्या था? मलिक बया था। और ये हजारीबाग का क्षेत्र कहाँ पे? चाय चंपा क्षेत्र। पूछेगा कि हजारीबाग, या बोलोगे चाय चंपा क्षेत्र कहाँ है, तो हजारीबाग में है। चाय चंपा क्षेत्र में आक्रमण कौन किया, तो होगा मोहम्मद बिन तुगलक। या फिर क्वेश्चन ये पूछेगा कि किस तुगलक वंश के शासक के सेनापति ने आपका जो है चाय चंपा क्षेत्र पर आक्रमण किया, तो क्या होगा? मलिक बया। या फिर क्वेश्चन ये पूछेगा कि मोहम्मद तुगलक कौन सेनापति था जिसने चाय चंपा क्षेत्र पर अधिकार किया, कौन होगा? मलिक बया। तो ये एकदम याद रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक का एक सेनापति था, कौन? मलिक बया, जिसने चाय चंपा क्षेत्र पर आक्रमण किया। वो कहां पे है? हजारीबाग। अब देखिए FST फिरोज शाह तुगलक। पूरे भारत में सबसे पहले नहीं बोल सकते, सबसे अधिक नहरों का विकास करने वाला व्यक्ति कौन था? सबसे अधिक नहरों का विकास इसी के शासनकाल में होता है। किस शासनकाल में? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। अब देखिए कि ये जो है सतगावा, ये पहले हजारीबाग क्षेत्र में था, और अभी वर्तमान में कहा है? कोडरमा जिला कब बना? 1994 में। कोडरमा और पाकुड़ 1994 में। हजारीबाग जिला कब बना? 1834 में देता है और 33 में देता है। तो अब 34 याद रखिए अभी, क्योंकि अब किताब में जो करेक्शन करे 34 हो जाएगा। तो कोडरमा जिला कब बना? 1994 में। हजारीबाग कब बना? 1834 में। तो फिरोज शाह तुगलक जो है आपका सतगावा पे आक्रमण किया था। कहाँ किया था? सतगावा में किया था। अब देखिए सिकंदर लोधी को आगरा शहर का संस्थापक कहा जाता है। कब का था आगरा शहर का स्थापना? 1504 में। कब का जी? 1504 में। अब सिकंदर लोधी जो है जौनपुर का शासक हुसैन शाह सरकी, समझ लिए, सिकंदर लोधी का एक शासन काल में जौनपुर का एक कौन था शासक? हुसैन शाह सरकी। ये भाग कर कहां शरण लिया था? साहबगंज में। सिकंदर लोधी जब जौनपुर में आक्रमण करता है तो वहां का राजा था कौन? हुसैन शाह सरकी। वो कहां भाग करता है? साहबगंज में। साहबगंज जिला कब बना? साहबगंज 1983 में। ये आपका कौन प्रमंडल में आएगा? साहबगंज संथाल परगना में। संथाल परगना में 6 जिला कौन कौन है बताओ? देवघर, दुमका, साहबगंज, जामताड़ा, पाकुड़ और गोड्डा। सब कब तो स्थापना 1983 में 4 को हुआ है। 1983 में 4 हुआ है। कौन कौन? 1983 में 4 जिला बना है आपका संथाल परगना। कौन कौन जी? देवघर बना है, दुमका बना है, साहबगंज बना है और गोड्डा बना। 4 खत्म हो गया। आप बताओ पाकुड़ कब बना? 1994 में। और एक बचा कौन? जामताड़ा। कब बना? 2001 में। कब बना? 2001 में। तो 6 आपका जिला खत्म हो गया। अगला जाओ। तो सिकंदर लोधी जब आक्रमण किया जौनपुर में, तो वहां के शासक कौन? हुसैन शाह सरकी। भाग कर कहां लिया था? साहबगंज में। हाँ, दुमका 1983 में। आप दुमका उप जिला बोलिएगा संथाल परगना का टाइम में तो 1855 होगा, वो अलग क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे आइए कि आदिल शाह द्वितीय ये कहाँ का सुल्तान था? बीजापुर का। ये बीजापुर का शासक था, और इसे क्या कहा था? झारखंडी सुल्तान, या फिर अगला जाइए झारखंडी खान भी कहा जाता है। तो आदिल शाह द्वितीय या आदिल शाह खान को बीजापुर का शासक था। बीजापुर कहाँ पे है जी? कर्नाटक में। कहाँ है? बीजापुर कर्नाटक में। और वहां इसको क्या उपाधि देगी झारखंड में? झारखंडी सुल्तान का। हमेशा क्वेश्चन पूछेगा कि झारखंडी सुल्तान किसे कहा? क्या होगा? आदिल शाह द्वितीय को। अब आ जाओ शेर शाह। शेर शाह गद्दी पर बैठता दिल्ली का 1540 में, और आता कब तक है? 1545 में। ये जानिए। अब शेर शाह का मकबरा कहाँ पे है? सासाराम। सासाराम कहाँ पे है? बिहार में। अब देखिए शेर शाह ने, अब शेर शाह को भारत में सिक्के का प्रचलन करने वाला जाना जाता है कि सबसे पहले सिक्के का, रुपये का प्रचलन कौन किया? शेर शाह किया। तो सबसे अधिक जो है शाही सिक्के का प्रचलन किसे काल में हुआ? तो उससे रेट करके इसको मार देना है। अब देखिए झारखंड में मुस्लिमों का मार्ग प्रशस्त करने वाला व्यक्ति या मुस्लिमों के द्वार खोलने वाला व्यक्ति कौन था? शेर शाह सूरी था। अब देखो कि अगला ये ख्वास खां, इसका सेनापति क्या था उसका? ख्वास खां। ख्वास खां ने चेरो वंश के शासन काल में क्या किया? आक्रमण किया।
किसके शासनकाल में? चेरो वंश के शासनकाल में। तो यहाँ से समझ लिए कि शेर शाह साहित्य सिक्के का यहाँ प्रचलन ज्यादा किया। दूसरा, मुस्लिमों के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। और इसका एक सेनापति कौन था? फास का, जो आक्रमण किया किसके शासनकाल में? चेरो वंश के शासनकाल में। और सबसे इंपॉर्टेंट कि महारथ चेरो, जो आपका कौन था? और श्याम सुंदर हाथी, मतलब चेरो वंश का एक राजा था महारथ चेरो, वहां पे आक्रमण करके श्याम सुंदर क्या था? हाथी। क्वेश्चन पूछ देगा श्याम सुंदर क्या था? राजा, हाथी, नदी, घोड़ा, क्या मारना है जी? हाथी। तो श्याम सुंदर एक हाथी था, उसको ले जाता है। सफेद कलर का हाथी था बाबू, उसको ले जाता है। अब आ जाओ शेर शाह के बाद तो आता है फिर बाद में हुमायूं। हुमायूं के बारे में नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे किसके बारे में? अकबर के बारे में। तो अकबर गति में कब बढ़ता है? 1556 में। रहता कब तक है? 1605 में। तो 1556 से लेके 1605 के बीच में आपका पूरा अकबर का कहानी चलता है। लेकिन झारखंड में शुरू होता है इसका पूरा कहानी कब? 1585 में, 1585 में। इसका एक सेनापति था, कौन? शहबाज खां। शहबाज खां और दूसरा मधुकर शाह, नागवंशी था। तो अब 1585 में कहता है कि आपका अकबर का एक सेनापति शहबाज खां झारखंड में आक्रमण करता है। कहां पे? मधुकर शाह के शासनकाल में आक्रमण करता है। दो क्वेश्चन यहां बनेगा कि अकबर ने झारखंड में पहला आक्रमण कब किया? 1585 में। सेनापति कौन था? शहबाज खां। यहाँ का राजा कौन था? मधुकर शाह। मधुकर शाह इसको टैक्स नहीं दे रहा था, कर नहीं दे रहा था, तो इसको यहाँ पे आक्रमण करता है। और दूसरा 1589 में, 1589 में अकबर का एक और सेनापति कौन? मान सिंह, राजा मान सिंह। ये झारखंड बिहार का सूबेदार बनाया था। किसको? मान सिंह को। क्वेश्चन पूछेगा कि झारखंड और बिहार का सूबेदार ने अकबर ने किसको बनाया? मान सिंह को। कब बनाया? 1589 में। अब देखिए 1592 में क्या होता है कि इसने कौन? मान सिंह ने बंगाल को जीतकर उसकी राजधानी कहाँ बनाता है? राजमहल। राजमहल जो अभी है वर्तमान में, राजमहल कहाँ पे आ जाएगा? साहेबगंज। पाकुड़ का थोड़ा बहुत एरिया बोल सकते हैं, लेकिन बेसिकली कहाँ पे आएगा? साहेबगंज में आ जाएगा। तो ये आपका फैक्ट समझ आ गया कि अकबर 1585 में शहबाज खां के नेतृत्व में मधुकर शाह पे आक्रमण करता है। दूसरा 1589 में मान सिंह को झारखंड और बिहार का सूबेदार बनाता है। बाद में क्या होता है 1592 में कि बंगाल की राजधानी कौन बनाता है? साहेबगंज। कौन? मान सिंह बनाता है। अब देखिए एक चीज और कि आपका परा और तेलकुप्पी दो मंदिर है जो कि बेसिकली आपका मानभूम में क्या अभी धनबाद जिला कब बना? 1956 में। LIC का स्थापना कब हुआ? 1956 में। बंजारा को जनजाति का दर्जा कब देगा? 1956 में। एम्स का स्थापना कब हुआ? 1956 में। तो चलिए, तो ये मानभूम कहाँ पे है? धनबाद वाला एरिया में। तो यहाँ पे दो मंदिर है, परा और तेलकुप्पी। हमेशा क्वेश्चन पूछेगा परा और तेलकुप्पी मंदिर है कहाँ पे? तो मानभूम में। और ये दोनों मंदिर का जीर्णोद्धार करवाता है कौन? मान सिंह। कौन करवाता है? मान सिंह करवाता है। अब हाँ, रिकंस्ट्रक्शन बोल सकते, दोबारा बनाता है उसको। अब देखिए जहांगीर। तो जहांगीर का एक किताब है तुझु के जहांगीरी। इसमें जो बोला गया है कि झारखंड जो है सोने के लिए विख्यात था, कि पूरा झारखंड में सोने का उत्पादन बहुत ज्यादा हो रहा था। लेकिन शंख नदी में क्या मिलता था? हीरा। देखिए तुझु के जहांगीरी में चर्चा किया गया है कि झारखंड में सोना का उत्पादन होता था, लेकिन एक नदी था झारखंड में, शंख और ईब, दो नदी बोल सकते हैं, शंख और ईब, जहां से क्या निकलता था? हीरे की प्राप्ति होती थी। और यहाँ पे जो है उस वक्त यहाँ का राजा कौन था? दुर्जन साल। अब दुर्जन साल पर इब्राहिम खां आक्रमण करता है, जो आपका जहांगीर का सेनापति था। आक्रमण करता है, ये टैक्स नहीं दे रहा था कि नहीं जाओ उसको टैक्स वसूल करके लाओ। अब इसको जो है दुर्जन साल पर आक्रमण करता है और दुर्जन साल को कैद करके ले जाता है। और 1615 से 1627 तक कैद करके रखता है। कहाँ पे? ग्वालियर का किला में। कहाँ पे? ग्वालियर का किला। ग्वालियर है कहाँ पे? MP में। कहाँ है जी? MP में। अच्छा, तो यहीं पे जो आपका है दुर्जन साल को कैद करके रखता है 12 साल के लिए। कब? 12 साल के लिए, 1615 से 1627 तक रखता है। और इब्राहिम खां जो दुर्जन साल को हराता है, उसके लिए क्या मिलता है इसको उपाधि? फात जंग की उपाधि और 4000 मनसबदार। मैंने समझ लीजिए, फात जंग को उपाधि दिया और 4000 मनसबदार में नियुक्त किया गया। किसको? इब्राहिम खां को। अब समझिए दुर्जन साल से जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट। इसको कब कैद किया गया? 1615 से लेके 1627 तक। कहाँ रखा गया? ग्वालियर टैंक में। और बाद में जो है इसको जहांगीर छोड़ता है। क्यों छोड़ता है? क्योंकि वो हीरे का पार्टी होता है। आपका जहांगीर के दरबार में हीरा लाइयो कोई व्यक्ति आता है तो वो हीरा को परख नहीं पाता है, तो बाद में किसको बुलाता है? दुर्जन साल को। और हीरा को बताता है कि ये सही है कि गलत है। इसीलिए इसको छोड़ दिया जाता है 12 वर्षों के बाद।
और इसको क्या बोला जाता है, बताओ जी, सात उपाधि इसको दिया जाता है। तो ये आपका महत्वपूर्ण फैक्ट था झारखंड में मध्यकाल से और पूर्व मध्यकाल से। इसका जो है और एक टॉपिक आपको मिलेगा और एक क्लास मिलेगा जो हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलो।